अच्छा मॉडल सेट का फिजिक्स का मॉडल सेट है। इसका देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र। इसका मतलब है कि ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम हम लोग पढ़े थे 10th में कि नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच जो विभवांतर आरोपित किया जाता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो उसमें हम लोग क्या बताए थे, उसमें एक धारा, उसमें जो ग्राफ बना था वो ग्राफ किस टाइप का था, रेखीय था। जरा से वहाँ से कलम ले आओ तो ध्यान देना। ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र, तो जब हम लोग 10th में बनाते थे इस टाइप का वक्र था, देखो ठीक है, एक्स और वाई। तो ये कैसा है वक्र, एक सरल रेखा में, इसलिए इसका वक्र कहलाता है रेखीय। अगला क्वेश्चन देखो, एक बंद परिपथ में विद्युत धारा तथा वोल्टता का अनुपात। बंद परिपथ का मतलब क्या होता है, बंद परिपथ मतलब ऐसा नहीं कि उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पर बंद का मतलब होता है ऑन, बंद का मतलब होता है ऑन, मतलब स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, उसमें धारा का अनुपात, धारा और विभव वो स्थिर रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, इसलिए आंसर यहाँ लिखे हैं स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो तुम्हारे पास 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन में जनित्र दिया है, सौर कोशिका दिया है, रियोस्टेट और बैटरी दिया है। तो हम जानते हैं कि जनित्र मतलब जनरेटर से ऊर्जा उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद सौर कोशिका मतलब सौर सेल, जो सोलर प्लेट होता है उसमें से विद्युत निकलता है ना, बल्ब वल्ब जलता है। अब बैटरी से तुम देखिए रहे हो, टॉर्च वॉर्च सब जलता है। तो ये सारा ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन रियोस्टेट क्या है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चौथा नंबर में है 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो R1 ले लेंगे 2 ओम, R2 ले लेंगे 3 ओम और R3 ले लेंगे 5 ओम। तो 10th में हम लोग पढ़े थे कि समांतर क्रम संयोजन में सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध का 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ दिए, तीनों का लघुत्तम निकाले, कितना हुआ 30। तो 2 को 15 बार पढ़ेंगे तो 15, 3 को 10 बार तो 10, 5 को 6 बार तो 6, 15 10 25 से 6 कितना हो गया 31/30। चूँकि यहाँ देखो Rp बटा में ना है, अब Rp को तुम पलट दोगे तो भी पलट जाएगा, 30 ऊपर चल जाएगा, नीचे 31। तो आंसर नंबर 2 होगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, शक्ति हम लोग जानते हैं कि शक्ति का मात्रक होता है वाट, पढ़े थे हम लोग। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, तो विद्युत आवेश प्रवाह जब होता है तो वो किस रूप में होता है, विद्युत धारा। एक चालक का प्रतिरोध कहता है किसका अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम लोग पढ़े हैं चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन है, ये गोल वाला भाग देख रहे हो ना, ये अनुप्रस्थ काट है, तो यही कहता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/A। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है किस पर, वस्तु की स्थिति पर। मतलब वस्तु अगर अवतल दर्पण में तुम दूर ले जाओगे तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, और अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को, वस्तु को नज़दीक ले जाओगे तो प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होगा, यानी वस्तु को ही आगे पीछे करने से ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आवर्धक कांच की शक्ति, आवर्धक कांच किसको बोलेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी को इसको बोला जाता है, ऐसे जो तुम लोग बड़ा अक्षर में देखते हो ऐसे लेंस लगा के, नहीं कंपास वम्पास में एक छोटा सा लेंस आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 + D/F। मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है कहाँ पर, रेटिना पर। हम लोग का जो आँख है, आँख के अंदर एक रेटिना पर्दा है मांसपेशी का बना हुआ, उसी पर्दा पे हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं उसका चित्र बनता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। अब सारी लेंस के लिए फोकस दूरी, अब सारी लेंस किसको बोला जा रहा है, तो अब सारी लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं धनात्मक होगा। अब सारी लेंस का देखो क्या होता है, अब सारी लेंस हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस को। कौन से लेंस को बोलते हैं, उत्तल लेंस को। तो यहाँ प्रकाश का किरण आता है तो ये इस तरह से मुड़ता है कि लगता है मुख्य फोकस तरफ जा रहा है, तो ये जो देख रहे हो ये मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस किधर चला गया, अंदर दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे जाएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, धनात्मक। अब सारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण टकरा के फैल रहा है, तो प्रकाश की किरण टकरा के फैलेगा तो वो अपसारी लेंस कहलाएगा, और अपसारी लेंस का फोकस की दूरी क्या होता है, उस तरफ होता है, दर्पण के उस तरफ, तो इसलिए वो क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ गए, ठीक। अभी तुम घर नहीं जाना, ठीक है बाबू, हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में कह रहा है कि खुरदरे सतह द्वारा प्रकाश, खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन क्या कहलाता है। तो खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन का मतलब
खुरदरे सतह देखिए, इस तरह का सतह अगर खुरदरा है तो उसमें परावर्तन जो भी होगा वो अनियमित परावर्तन होगा, और चिकने सतहों से जो परावर्तन होता है वो होता है नियमित परावर्तन। यानी अनियमित परावर्तन का मतलब क्या हो गया? अनियमित परावर्तन का मतलब हो गया कि उसकी जो किरणें हैं एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। इसमें देखिए एक दूसरे की किरणें समांतर है, इसमें नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती। अगर यहाँ पर अगर होती है, अगर क्वेश्चन रहता है होती है तो आंसर होगा दिशा, और अगर नहीं होती है ये वाला ऑप्शन है तो आप उसमें आवृत्ति दे सकते हैं। ठीक है, आवृत्ति दे सकते हैं। नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होती है तो उसका उस तरह आगे जो देखिए यह अभिदृश्यक है और यह नेत्रिका है। नेत्रिका किसको कहेंगे? जो नेत्र की ओर होता है, और जिधर वस्तु होती है उसको अभिदृश्यक कहते हैं। तो अभिदृश्यक का फोकस दूरी या द्वारक दोनों कम होता है किससे? नेत्रिका से। नेत्रिका उस साइड वाले लेंस को कहेंगे और अभिदृश्यक इस लेंस को कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, समकोण प्रिज्म का एक कोण कैसा होता है? जब भी आपके प्रिज्म का कोण दिया है तो उसको 2 से आपको भाग दे देना है, जो आंसर आएगा वही आपका सटीक आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में है, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद देखिए लेंस है, हम यहाँ उत्तल लेंस लिए हैं, तो उत्तल लेंस में कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो वो गुजरती है किधर से? मुख्य फोकस से होकर। तो यहाँ फोकस बिंदु भी लिखा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो हम लोगों को फोकस दूरी निकालना है। तो 2 डायोप्टर है, तो डायोप्टर में है तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो F बराबर होता है 1/P। तो P का मान 2 रख दिए, और इसको अगर हम भाग देंगे तो आपका आ जाता है 0.5 मीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो 100 से गुना करके घटा के आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है? आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात स्नेल का नियम कहलाता है। इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है, तो लाखों वर्षा की बिंदुओं से, या बिंदु बोला गया है लाखों वर्षा की, माने जब वर्षा होती है वर्षा की बूंद, यहाँ बूंद होना चाहिए, बिंदु लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है, याद रखना है आपको, इंद्रधनुष का निर्माण होता है वर्षा की छोटी छोटी बूंदों के अपवर्तन से, जल की बूंदों का अपवर्तन से। तो बहुत सारा मतलब ये बिंदु होता है, बिंदु बोल रहे हैं, बूंद होता है, उसी बूंद से अपवर्तन होता है जिसकी वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक, चूंकि अपवर्तनांक में 2 समान राशियों का अनुपात होता है, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि दोनों का दोनों मात्रक कट जाता है। अब कह रहे हैं कि प्रकाश किरण अविलंब रूप से कांच के स्लेब पर पड़ता है। कांच का स्लेब, ये कांच का स्लेब है, और इस कांच के स्लेब पर कह रहा है 90 डिग्री के कोण पर प्रकाश की किरण आता है इस जगह ऐसे। तो वो हम लोगों को पता है वो सीधे निकल जाएगा क्योंकि कांच का स्लेब है। ठीक, तो कांच का स्लेब जब सीधे निकलेगा तो उस साइड का कोण कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति क्या है? तो अगर सेंटीमीटर देखिए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो हम लोग यहाँ फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर ले लिए। जब भी आप शक्ति निकालेंगे उसको मीटर में बदलेंगे तो 20/100 होगा, 5 से भाग देंगे तो 1/5 मीटर, और फिर P बराबर शक्ति का फॉर्मूला होता है 1/F, F मीटर में होना चाहिए इसलिए यहाँ पे मीटर में लिखे हैं, तो 1/5, 5 ऊपर चला गया 5D। निम्न में कौन सा चित्र सही है? 4 चित्र है जिसमें कि 4 हम नहीं बनाए, आपका जो करेक्ट आंसर है वो बना दिए। इस तरह का जो चित्र है चारों में से वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो याद रखना है कि जब भी कोई लंबी परिनालिका होगी तो अंदर का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो हो जाता है 0। अब कह रहा है, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश जो है फैलता कम है, यानी प्रकीर्णित कम होता है, रास्ते में उसका प्रकीर्णन कम होता है और वो लंबी दूरी तय करता है, इसलिए उसका प्रयोग होता है। मरीचिका एक क्या उदाहरण है? तो मरीचिका हो गया कि रेगिस्तान में जो ऊँट जो है पानी की खोज में भटकता है और वो दूर से देखता है तो उसको पानी दिखता है और नज़दीक जाने पर उसको पानी दिखाई नहीं देता, तो इस घटना को मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका का मेन कारण है प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं, इसी वजह से ये मरीचिका वहाँ पे मरुस्थल में होता है। ठीक है, अब अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसका कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन।
अब अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो याद रखना है कि जब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आकार में बड़ा बनेगा, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ेगा। तो दर्पण, ऐसा दर्पण तब होता है जब समतल होता है। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर की कुंडली को क्या कहते हैं? आर्मेचर। ये तो हम लोगों को 10th में भी हम लोग पढ़े हैं। प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में है। अगर ये विद्युत क्षेत्र में होता तो बात अलग है। चुंबकीय क्षेत्र में इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि चुंबक कुंडली के बीच जब हम लोग आपेक्षिक गति कराते हैं तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। किसमें? कुंडली में। तो यही आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है इसकी वजह से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये आंसर है जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में धारा क्या होती है? जब लघुपतन होता है तो उसमें दो तार आपस में जब सट जाते हैं तो क्या होता है कि प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और शून्य होने की वजह से अधिक मात्रा में धारा क्या होती है? प्रवाहित होने लगती है, यानी भारी रूप से बढ़ती है। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति को क्या सलाह दिया जाता है? मायोपिया हो गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। तो दूर के देखने के लिए हम लोगों को अपसारी लेंस चाहिए, इसलिए उसमें अवतल लेंस का जरूरत पड़ता है। 36 नंबर में है 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर है। तो बैटरी द्वारा उत्पादित शक्ति क्या होगी? तो यहाँ देखिए R का मान तो दिया हुआ है, V का मान 5 वोल्ट और I का मान 0.4 एम्पियर। तो शक्ति निकालना है तो शक्ति के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक फार्मूला होता है बस P बराबर VI, यानी विभवांतर और धारा से हम लोग ले सकते हैं। बस दोनों को गुना करने के बाद 2 वाट होता है। तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी भी चालक का ताप बढ़ा दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। छोटे तार की तुलना में लंबे तारों में क्या होता है? लंबे तार में प्रतिरोध अधिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। AC जनित्र में उत्पादित धारा, तो AC से हो गया अल्टरनेट यानी प्रत्यावर्ती धारा। आंसर आपका इसी में है। भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है। कह रहे हैं अर्थिंग, जो घरे में अर्थिंग लगाया जाता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होता है। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ बहुत कम प्रतिरोध होता है उसका। सही है, ठीक है। तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेट आपको बताया जाएगा।